वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब हम बात करते हैं बिहार की। इससे पहले बंगाल की हमने बात की और बंगाल में सर्वे हमारा ये बता रहा है कि बिल्कुल बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी बराबरी पर खड़ी दिखाई देते हैं। बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है, 21 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है इस बार के लोकसभा चुनाव में। बिहार में मामला थोड़ा दूसरा है। बिहार में गठबंधन है, दोनों तरफ मजबूत लोग हैं गठबंधन के अंदर। आरजेडी वहां की बड़ी सक्षम और बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के आने से ताकत दुगनी हो चुकी है। अब जो 2019 का नतीजा था वो था 40 में से 39 एनडीए, 17 में 17 भाजपा, 17 में 16 जेडीयू। इस बार क्या होगा? कितनी सीटें बीजेपी लड़ेगी? क्या इस बार नीतीश कुमार के कोटे की कुछ सीटें कम भी होंगी? तमाम बातें हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा जारी है और वो आज बिहार में होंगे अब से थोड़ी देर के बाद। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जनसभा करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 अक्टूबर को औरंगाबाद और बेगूसराय के दौरे पर वो आए थे और ये बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद मोदी का पहला दौरा था। यहां उन्होंने बिहार को 1,60,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स की सौगात दी और आज ऐसे ही 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अब इस वक्त पहला सवाल यह है कि ये सीट शेयरिंग कैसे होगी उनके जेडीयू के बीच में और पशुपति पारस और जो उनके भतीजे हैं उनके बीच में। एक बार सुनते हैं बीजेपी के नेता क्या दावा कर रहे हैं कि हम कितनी सीट लड़ेंगे और दूसरों को कितनी देंगे। लोकसभा जो 17 सीटें हमारी है, जिस बार पिछली बार हम लड़े थे, उन सीटों पर विचार आए हैं। कई सारे उम्मीदवारों के नाम वहां आए हैं, हमारे पहले से सीटिंग वहां है, लेकिन उसके अलावा भी नाम आए हैं। अब उसके बाद उस पर स्क्रूटनी कर करके और तब केंद्र को भेजा जाएगा पैनल बना कर करके। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व फिर जो ऐसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लेगा। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं और इनको कहना भी चाहिए ऐसा कि भाई हम जो 17 जीते थे वो तो हमारी ही है। बात तो यहां से शुरू होगी कि इसके आगे हम क्या करते हैं, इतनी लड़ेंगे या इससे और ज्यादा, लेकिन इतनी तो हम लड़ ही रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए 2019 के अंदर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जेडीयू ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था और रामविलास पासवान के एलजेपी ने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा था। अब वहां के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन चुका है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है वहां पर और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो जमीनी सच्चाई है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, बिहार में हमारा संगठन मजबूत है। ऐसी स्थिति में हम 17 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जब आरजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस एनडीए में आए तभी यह तय था कि नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि जमीनी सच्चाई उनके साथ नहीं है, वह आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें उसका लाभ नहीं होगा और अपने 17 सीटों को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लौटकर आए एनडीए के अंदर और मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 17 सीटें जिस पर हम जीते थे उस पर तो कोई विवाद नहीं है। यह जरूर है कि जो अब नीतीश की 17 सीटें उसमें से भी कम 3 या 4 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और स्थानीय संगठन ने कहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए। अगर एक नीतीश यहां लड़ेंगे तो नीतीश को यहां पर आरजेडी से हार का सामना करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जब 370 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है तो वह कोई भी सीट अपने सहयोगी दल को हारने के लिए नहीं देने वाली है कि आपको हम दे देते हैं, भले ही आप वहां से हार जाओ। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, सहयोगी दल भी ज्यादा हो गए ना। एलजेपी 2 हिस्सों में टूट चुकी है। बिल्कुल हम पार्टी आ गई है, उनकी मांझी की पार्टी आ चुकी है, उनकी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इसमें अब यह होने वाला है कि जो एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी उसमें भी 2 सीटें कम कर दी जाएगी। मुझे लग रहा है उसमें से एक मांझी को सीटें दे जा सकती है। लोग सर्वे हमारा बता रहा है कि दोनों एलजेपी मिला करके उनका भी ग्राफ डाउन हो रहा है इस बार। जो वोट मिला था आपको 2019 में रामविलास पासवान का वोट था। बीजेपी की सिचुएशन एग्जैक्टली महाराष्ट्र जैसी दिखाई दे रही है बिहार के अंदर। अपने दम पर वो जितनी लड़ेगी उसको उतना फायदा है, सहयोगियों को कैरी करना पड़ेगा उससे। वहां पे भी दिक्कत ऐसी है कि देखिए आप चिराग पासवान जो है वो पशुपति पारस जो है उनके साथ बनती नहीं है, जो भी झगड़ा चल रहा है। अब आप चिराग पासवान और बाकी लोगों को कितनी टिकटें दे देंगे? अब बात ये हो रही है कि आप बीजेपी चाहकर भी 17-18 सीटों से ज्यादा जो है वो सोच नहीं पा रही है कि वहां पे लड़े, जबकि उसको लड़नी चाहिए। बिहार में उसको ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। 19 के फॉर्मूले पे घिरी हुई है, वो वहीं पे फंसा हुआ मामला है। वो ये बात हो रही है कि 17 जो है हम लड़ते हैं, चलिए 16 जो है वो जो है जेडीयू लड़े और बाकी सीटें जो है वो जो है चिराग पासवान और पशुपति पारस और ये सारे लोगों को दी जाए। अब बात ये भी आ रही है कि चिराग पासवान जो है वो बहुत नाराज चल रहे हैं इस सारी चीजों को लेकर। वो कह रहे हैं कि मैं वही 6 सीटें जो है 6 की 6 लड़ूंगा, वो नीचे हटने को तैयार नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं, देखिए
दूसरी तरफ ये भी कोशिश चल रही है कि आरजेडी इस वक्त जो है वो जो है चिराग पासवान के टच में है, वो कोशिश कर रहा है कि चिराग पासवान टूट के जो है ये होगा क्या, मतलब इसकी उम्मीद मैं करनी वैसे चाहिए बता क्या रहा हूं तेजस्वी यादव को? कि, देखिए हमने ये भी देखा था 2022 के चुनावों में, आपने देखा था कि जो भी हो चिराग पासवान ने जो जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, आपने देखा विधानसभा चुनाव में। बहुत लोग कहते हैं बीजेपी की मर्जी से किए, वो जो भी किया पर खड़े कर दिए ना। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान को ये लगेगा कि मेरी पार्टी जो है उसका अस्तित्व कहीं खत्म हो रहा है या उसको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो वो कुछ भी वहां पर हो सकता है। और इसी जो प्रॉब्लम है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए बीजेपी पूरी मशक्कत कर रही है। और बीजेपी की अगर वो 17 सीटों पे लड़ेगी तो यही कारण होगा। बीजेपी का बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है बिहार में सर? देखिए, बीजेपी को आप 2019 की बजाय 2014 से देखें तो उस समय 22 सीटें उन्होंने जीती थी। तो यदि वो 22 सीटों पर भी क्लेम करें तो कोई बुरा तो है नहीं। 22 सीटें उन्होंने तो कम की थी अपनी एनडीए के में जाते हुए और नीतीश कुमार के लिए, तो 22 से 17 पर आए थे वो। अब आज वो 17 से ज़्यादा चाहते हैं। जैसे आपने भी कहा कि आरजेडी वहाँ की सबसे ताकतवर पार्टी है और बीजेपी उससे भी ज़्यादा ताकतवर पार्टी है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि एनडीए में मतलब बीजेपी और जेडीयू मिलकर दुगनी ताकत हो गई है, मैं इसे 1.5 गुनी ताकत मानता हूँ। जेडीयू की 50% दुगनी नहीं मानते आप? दुगनी नहीं मानता, जेडीयू की 50% ताकत मानता हूँ। उसमें जेडीयू की 30% प्लस बीजेपी की 20%, तो बीजेपी की कुल मिलाकर 1.5 गुनी ताकत हुई है। अब चिराग पासवान की परेशानी क्या है कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ, हनुमान जी ने जो सेवा करनी थी वो कर दी 2022 में। अभी मुद्दा ये हो रहा है कि जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनके पास ज़्यादा सीटें हैं और चिराग पासवान के पास कम है। अब बीजेपी को तय करना है कि क्या चिराग पासवान जिस तरह से जिद कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा सीटें हैं या वो दोनों के बीच में एक तय हो जाए बंटवारा। यदि पशुपतिनाथ अपने 5 सीटों को बचाने की ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो चिराग पासवान वहाँ जाएं, इसका रास्ता खुला हुआ और यही आरजेडी को लग रहा है। लेकिन मुझे कम लगता है कि चिराग पासवान जाएंगे वहाँ पर। लेकिन बहुत दबाव बन गया क्योंकि नीतीश कुमार उनके खिलाफ है। ये आप मानकर चलिए, एनडीए में चिराग पासवान के से सबसे ज़्यादा गुस्सा नीतीश कुमार है। बीजेपी उनको चाहती है और बीजेपी ने उनको एक्सप्लॉइट भी किया। कुछ सच है, कुछ गलत है, जो भी बात है सर। अरे हम बिहार की बात कर रहे हैं, इससे पहले बंगाल की बात हुई थी। बंगाल से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। लेकिन महिलाएं जो हैं प्रधानमंत्री की सभा में जा रही हैं और वो उन्होंने आरोप लगाया कि हमको रोका, हमें वहां प्रशासन ने आने नहीं दिया प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचने के लिए। 12/7 में अभी भी महिलाओं का पहुंचना जारी है। उन्होंने कहा हमारी बसेस जो थी उन्हीं को प्रशासन ने रोक दिया कि आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। कुछ महिलाओं से बातचीत हुई वहां पर, देखिए जरा। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का बड़ा इल्जाम है ये कि नरेंद्र मोदी की सभा में जाने से हमको प्रशासन ने रोका। संदेश खाली से तमाम महिलाएं यहां पर आ चुकी हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हुआ है तब आई हैं। संदेश खाली से आप लोग आ रहे हैं। আমাদেরকে বারে বারে আমাদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকে আটকে দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকে আসতে দেওয়া হয়নি। रोका आप लोग? पुलिस का अटके देगा। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शेष होएगा जी और ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि महिलाओं को ही रोका जाए, सभा में ना जाने दिया जाए। और ऐसा करने से अगर किसी को लगता है कि ये मुद्दा नहीं बनेगा चुनाव में या सामने वाली पार्टी नहीं उठाएगी इसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इससे और जोर शोर से ये बातें उठाने का जो है वो मौका मिलेगा। ये बात साफ बिल्कुल दिखाई देती है कि बंगाल में इस मुद्दे को, संदेश खाली के पीड़ित महिलाओं की बात को आगे और लोगों तक जाने से कैसे रोका जाए, ये मुद्दा कोई हवा में इस तरह से फैलने ना लगे, ये कोशिश जो है वो ममता बनर्जी की पूरी तरीके से होगी। ये अलग बात है कि चुनाव में ऐसे मुद्दों का कितना असर रहता है, लेकिन बीजेपी इसको भुनाने के पूरे प्रयास कर रही है। भाई प्राइम मिनिस्टर के मंच पर ही ऐसी महिलाओं का आना वही बड़ी बात है। वो बड़ी बात होगी ना। मतलब बहुत सारी महिलाएं आ गई होंगी, बहुत सारी महिलाएं रुक गई होंगी, रोका गया होगा, पुलिस भी रोकती है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी। और एक मैसेज भी होता है कि भी कम से कम भीड़ पहुंचे, क्योंकि उसका भी एक मैसेज होता है ना। आजकल टेलीविजन इतना बड़ा है कि वहाँ पर यदि हजारों की तादाद में महिलाएं पहुंच जाती है अलग अलग इलाकों से, तो फिर आप इस पर बहस करेंगे, देखिए पूरी महिलाएं आ गई हैं और पश्चिम बंगाल में ये बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री के मंच पर वो पीड़ित महिलाएं मौजूद है तो इससे बड़ा क्या इशू बन सकता है। कोशिश की भी जाए, और आप जो बात ठीक करें कि उनको रोकने से कोई बात रुकती नहीं, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा आप रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा ब्लास्ट होके या ज़्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकल कर आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी पुलिस बसों को रोक लेती है, व्यवस्था नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि रोके चाहे जाए, वो इशू बनना है तो बन जाएगा। दोनों राज्यों की हम बात कर रहे हैं, बिहार और बंगाल, फंडामेंटली क्या अंतर है दोनों राज्यों में? ऐसे तो सटे हुए राज्य हैं जी।
एक भाषा की एक बात हो जाती है, इसलिए वहाँ हिंदी वेस्ट बंगाल पहली में भाषा है, एक बिहार में है, वहाँ नहीं है। वेस्ट बंगाल में सब नेशनलिज्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा। वो बंगाली जो एक करेक्टर है, बंगाली जो थॉट प्रोसेस है, वो बिहार में नहीं दिखाई देता। बिहार एक कास्ट बेस ज्यादा स्टेट है कि वहां पर कास्ट की पॉलिटिक्स में कैसे आप बांट तो रहे ये हैं सब उसको नेशनल कैरेक्टर किसी तरीके से एक नेशनल लीडर की अपील को रोकता है क्या? रोकता है, मतलब कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कई बार अक्सर मतलब ये देखा गया कि सब नेशनलिज्म ज्यादातर हावी रहता है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी की ताकत इतनी बड़ी है कि यदि उस ताकत को यदि सब नेशनलिज्म नहीं होता तो आप वाइप आउट कर सकते थे ममता बनर्जी को। लेकिन वो सब नेशनलिज्म जो है ऐसी ताकत होती है, और वो भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस डीएनए में नहीं आ पाई है। जिस बात का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए कि एक ग्राउंड पर नेता हो, जो बीजेपी का ग्राउंड का लीडर हो, जो जिसे हम कह सके वो पश्चिम बंगाल का लीडर है। वो बेसिकली आपकी पार्टी का एक एक्सटेंशन बन जाए, एक्सटेंशन बन जाए। जैसे बंगाल ना कल्चरली बड़ी सोच है वहाँ पे, वही सब नेशनलिज्म बात हुआ ना, और भाषा, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो दी जाती है उसको। और बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि बिहार जो है वो जातिगत राजनीति में फंसा हुआ है। जातिगत राजनीति के हिसाब से वो पारंपरिक राजनीति जैसे हम देखते हैं, जातियों के हिसाब से राजनीति होती है। मुझे लगता है कि वो चाहे जो मर्जी लीडर हो, वो जातियां जो है कई बार प्रिवेल कर जाती हैं उसके ऊपर। देखिए, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा स्थानीय लीडर नहीं था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुकुल राय को लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर ममता बनर्जी से का जो क्लोज सहयोगी रहे मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी को संगठन के स्तर पर उस चेहरे के रूप में एक फायदा मिलेगा। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर आई, जिसने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं था। इस कारण भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के अंदर अपने लोकल लीडर को ढूंढा कि जमीनी स्तर का नेता, और मुझे लग रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर तो संगठन तो बहुत मजबूत कर लिया है। जो नेता का अभाव था वह अब शुभेंदु अधिकारी वह बनकर उभरे। जिस तरीके से वो लगातार विपक्ष का नेता बनने के बाद विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी को घेरते रहे, और चूंकि वो टीएमसी की राजनीति से निकले तो उन्हें ममता बनर्जी की राजनीति पता है कि ममता बनर्जी जमीनी स्तर पर किस तरह की राजनीति करती है, कहां पर ममता बनर्जी मजबूत है। जमीनी स्तर ये जो संदेश खाली का जो मामला था शाहजहां शेख का, वो शुभेंदु अधिकारी निकाल कर लेकर आए। तो उन्हें पता है कि ममता बनर्जी के गुंडे जिसे कहते हैं या जो मजबूत आधार है वो कहां कहां बैठे हैं और कैसे उन्हें तोड़ना है। तो मुझे लग रहा है यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर आया, उसे एक बड़ा पद दिया है, और मुझे लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी वहां भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में चेहरा बनेंगे। बिहार बंगाल की बात हमने की।